बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, कौन सा टॉपिक कर रहे थे? ऑपरेटिंग सेगमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्कोप। ये स्टैंडर्ड IFRS 8 जो है ये कहाँ अप्लाई होता है? अप्लाइज टू एंटिटीज हुज डेट इक्विटी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन। यार डेट भी ट्रेड होता है? पक्की बात जी। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट वी अज्यूम वी आर नॉट इन पाकिस्तान, तो बाहर की मार्केट में इक्विटी की भी मार्केट होती है और डेट की मार्केट भी होती है। जो एंटिटीज अपने डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज को मार्केट में ट्रेड करवा रही हैं, यानी कोटेड कंपनीज हैं। क्या है? कोटेड कंपनीज हैं, उन पर IFRS 8 अप्लाई हो रहा है। विच आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी हुई है कोटेड होने की, वो भी इसमें शामिल हैं। और जो इंटरेस्टेड नहीं है कोटेड बनने में, जो अनकोटेड रहना चाह रही हैं, उन पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो इंटेंशन है, प्रोसेस शुरू हो चुका, अभी कोटेड का सर्टिफिकेट नहीं मिला लेकिन प्रोसेस स्टार्टेड है, उसको भी क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड उसके स्कोप में आता है। जैसे बन गए तुम CA, नहीं, क्या हो? प्रोसेस में हो। और यहां जो बन चुके अल्लाह के फजल से, जो बन गए उन पे भी अल्लाह का फजल, जो बन रहे हैं अल्लाह उन पे भी अपना फजल रखे। डेफिनेशन, एनी सेगमेंट फ्रॉम विच एंटिटीज मेजर रेवेन्यू इज डिराइव्ड। क्या वर्ड है? मेजर रेवेन्यू इज डिराइव्ड एंड हुज मेजर एक्सपेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन दिस रेवेन्यू। जिससे हमें मेजर रेवेन्यू आ रहा है, जिससे हमें मेजर रेवेन्यू आ रहा है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस इसलिए इनकर किए जा रहे हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट हो। तो हम ऐसे बिजनेस के पार्ट को, ब्रांच को, डिवीजन को, डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट। ICAP की बुक ओपन कीजिए, ICAP की बुक ओपन कीजिए, ICAP की बुक। जरा एक्टिव हो जाएं प्लीज, एक्टिव हो जाएं। हम तो मंजिल करीब है आपकी, और एक अटेम्प्ट रह गई, फिर तो आप आर्टिकल्स में हैं। शाबाश, हिम्मत करें, एक आधे पेपर का गम ना मनाएं, खुशी मनाएं जो अल्लाह ने पास कर दी है। खुशी पे अल्लाह नवाजता है। अगर मूड बना के रखो तो अल्लाह पाक कहते हैं इसे मैंने इतना दिया, ये अभी भी मूड बना के रख रहा है। शाबाश। बुक खोल लें जरा, सॉफ्ट में है सॉफ्ट में खोल लें, हार्ड में है हार्ड में खोल लें, जल्दी से ओपन कर लें। यहीं से आगे करें यार। मोबाइल बंद, मोबाइल बंद। अभी इतने नहीं पास हुए कि मोबाइल खुलना शुरू हो जाए। बस जी, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? वो कहता है, मुनीब साहब नहीं नजर आ रहे, पास हो गए? पास हो गए, चलें शुक्र है, बहुत ओबीडियंट बच्चा है माशाल्लाह। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का हिस्सा है, एंटिटी का हिस्सा है क्या? डेट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस। क्या अर्न करेगा? रेवेन्यू। और क्या इनकर करेगा? एक्सपेंस। जो करंटली रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, और जिससे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये रेवेन्यू जनरेट करेगा वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब अगली बात सुनना, यहां यह शर्त नहीं है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो एक्सटर्नल सेल से पैसे लेकर आए। अगर वो इंटर सेगमेंट सेल करेगा फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट। साइड पे लिख लें, साइड पे लिख लें। अगर कोई सेगमेंट इंटर सेगमेंट सेल करे तो वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। अगर कोई सेगमेंट, बच्ची आपका क्या बना? पास हो गया आपका? जी बच्चों,
बाहर से सेल करवाए वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, इंटर सेगमेंट सेल करे वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, चाहे करंटली कर रहा हो चाहे बोलो और बोलो तो सही, चाहे करंटली कर रहा हो चाहे फ्यूचर में करे, ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। आगे देखिए जी, तब भी इसलिए तो लिखवाया एक्सटर्नल सेल ना करे, सिर्फ इंटर सेगमेंट सेल करे फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है, एक्सटर्नल करे फिर तो डायरेक्टली डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अगला मैंने कहा करंटली सेल कर रहा है फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, फ्यूचर में करेगा तब भी ऑपरेटिंग सेगमेंट। जैसे याद है स्टार्टअप बिजनेस, बीएम के टीचर बता रहे होंगे, नहीं भी बताया तो ITUB ने बताया होगा, उन्होंने भी नहीं बताया तो मेरे से सुन लो। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कॉस्ट वाले टीचर ने बताया होगा कि शुरू में यूनिट सेल कम होती हैं, कंट्रीब्यूशन कम आता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये बिजनेस आमतौर पे लॉस में जाता है शुरू के दिनों में। सम टाइम जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च होने के एक सर्टेन पीरियड में कोई यूनिट सेल नहीं होती, अब आप उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं लेकिन सेल जनरेट नहीं हो रही। अगर ऐसा मामला है तो आप ये नहीं कर सकते कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, आप इसी उम्मीद पर एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में हमें क्या देगा, सेल देगा। तो करंटली दे रहा हो सेल, फ्यूचर में दे, एक्सटर्नल दे रहा हो या इंटरनल दे, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker, CODM। क्या बोला? क्या बनेगा वो? अच्छा, लोग ये समझते हैं कि ये कोई इंसान होता है, नहीं ये नहीं कहना, ये कोई टीम है, ये कोई डिपार्टमेंट है, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये कोई टीम है जिसका काम ये है, क्या काम है? रिव्यू करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट किसके, उस पार्ट के जिसको आप ऑपरेटिंग सेगमेंट कह रहे हैं। और क्यों रिव्यू करता है? ताकि वो इस सेगमेंट की परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सके और जो उसने रिसोर्स एलोकेट करने हैं वो एलोकेट कर सके। क्या बोला? उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सके और उसकी बेस पर उसे जो रिसोर्स एलोकेट करने हैं वो एलोकेट कर सके। तो CODM कोई इंसान है या कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई टीम भी हो सकती है। उसका काम क्या होगा? अहमद देख यार, एक्टिव रहा कर यार। उसका काम क्या होगा? वो ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स को रिव्यू कर रहा होगा। किस लिए? टू मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू द and assess its performance and for which discrete financial information is available. What do you mean by discretion? Discretion कहते हैं ये मेरी डिस्क्रिशन पर है, मेरी मर्जी पर है। कैसे? राइस का बिजली का बिल मेरी डिस्क्रिशन पर है? नहीं, राइस की एडवर्टाइजमेंट मेरी डिस्क्रिशन पर है। तो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी और एक नॉन डिस्क्रिशनरी। यहां क्या लिखा हुआ है? फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी ऑपरेटिंग सेगमेंट के आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और ये बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स का, इन रिकॉर्ड्स का बनाना आपके अपने अंदाज से हो सकता है। स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेजर भी बना सकते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बना सकते हैं, कैश बुक भी बना सकते हैं। आपके लेवल पे याद रखना है, ऐसा सेगमेंट जो रेवेन्यू अर्न कर रहा हो या रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा सेगमेंट जिसको CODM रिव्यू कर रहा हो ताकि रिसोर्स एलोकेट कर सके, ऐसा पार्ट जिसके लिए आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। जी नहीं, वो तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का हमने क्या कहा था? रेवेन्यू जनरेट करने की रूटीन हो, इसलिए हेड ऑफिस भी नहीं है, R&D भी, और ऐसा डिपार्टमेंट भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा।
आगे सुन लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपको। ले आए जी स्लाइड्स वापस। MCQs ट्राई किए थे मैंने, छुट्टी पे जाते हुए कहा था MCQs ट्राई करना। सर कुछ नहीं किया सर, बस मुसल्ला था और हम थे। आपके पास होने की खुशी में जो है एक छोटी सी सेलिब्रेशन हमने रखी हुई है। मैनेजमेंट बुलाने आएगी तो आपने जाकर अपनी खुशी का केक काटना है, और जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करना है कि मेहनत करो, इंशाल्लाह तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये चेन चलती है, इस चेन को लेके चलना होता है। इसके लिए मेहनत और कमिटमेंट शर्त है। तो घरों को नहीं जाना जब तक सारी छुट्टी ना दें, और छुट्टियों से पहले भी छुट्टी नहीं करनी। अब आ जाएं जी बच्चियों, बातें नहीं। मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग सेगमेंट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आगे चलें। यूजफुलनेस, किसकी यूजफुलनेस? ऑपरेटिंग सेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन की और इसकी रिपोर्टिंग की यूजफुलनेस क्या है? हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू फुली अंडरस्टैंड पोजीशन ऑफ एंटिटी ओवर पास्ट, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर, रिस्क दैट इट फेसेस। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिवाइड करके रिपोर्ट ना किया जाए तो नुकसान क्या है? नुकसान पता नहीं चलेगा। गुड सेगमेंट बैड सेगमेंट्स में हाइड हो जाएंगे, और अगर इन्हें डिटैच करेंगे तो पता चल जाएगा कैश काउ कौन है, स्टार कौन है, क्वेश्चन मार्क कौन है और डॉट प्रोडक्ट कौन है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिवाइड करना जरूरी है, अदरवाइज जो रिपोर्टिंग है उसकी यूटिलिटी जो है वो मिटिगेट हो जाएगी। मिटिगेट का मतलब कम हो जाएगी। इसलिए सेगमेंटल रिपोर्टिंग जो है वो अब नए बिजनेसेस में, नई एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जी भाई, आइडेंटिफिकेशन, CODM शुड नो नेचर ऑफ एंटिटीज एक्टिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू BOD। तो BOD से पहले कौन होता है? CODM। BOD से पहले CODM होता है। ये समटाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। कौन? व्हाट डू मीन बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जी, एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी। तो एक होता है प्योर डायरेक्टर, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन जो अपनी कैलिबर की बेस पर आपका डायरेक्टर बना, जैसे माशाल्लाह तुम बनोगे। आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस को पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए हर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहता है, या तो मुझे डायरेक्टरशिप दो या मैं गया। जैसे आजकल स्क्रीन पर PM कौन है? शहबाज शरीफ। प्रैक्टिकली PM कौन है? इसहाक डार है। ठीक है भाईजान, आमतौर पे हुकूमती हलकों में उसी को वजीर आजम माना जाता है। वो भाई तो मेरा यार काम खराब करवाओगे। अब ये समझना जरा, एक टीचर एक क्लास पढ़ा रहा हो तो इसके अंडर एक क्लास, और अगर कई क्लासेस टीच कर रहा हो तो इसके अंडर कई क्लासेस। सम टाइम एक मैनेजर के अंडर एक सेगमेंट होता है और सम टाइम एक मैनेजर के अंदर कई सेगमेंट्स होते हैं। अगली बात सुने, कई मैनेजर्स के अंदर एक सेगमेंट होता है, कई मैनेजर्स के अंडर कई सेगमेंट्स होते हैं। अगर 1 with 1 हो तो इसे कहते हैं सिंगल सेट, और अगर सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स सेट। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और आपको पता है मैट्रिक्स में क्या होती हैं? कॉलम भी होती हैं और रोज भी होती हैं। एक मैनेजर है, एक CODM है। CODM नाम है ना, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। अगर इसके अंडर कई सेगमेंट्स हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और कई CODMs हैं और उनके अंडर एक सेगमेंट है तो ये कौन सी शेप बनती है? मैट्रिक्स शेप बनती है। और अगर 1 with 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल सेट। अब सुनिएगा एग्रीगेशन क्या होती है, इसे यहां से छोड़ता हूं। आओ जरा आइए 16 पे।
कंपोनेंट्स ऑफ एसेट, यानी एक बड़ी चीज को तोड़ा जा सकता है और सम टाइम छोटी छोटी चीजों को जोड़ा जा सकता है। जोड़ने को क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। अब हमने जितनी कैलकुलेशन की उसमें अगर कोई ऐसा सेगमेंट है जो इन इटसेल्फ रिपोर्टेबल नहीं बन सका, तो हो सकता है वो किसी के साथ अटैच हो जाए, मर्ज हो जाए और वो मिलकर क्या बन जाए? रिपोर्टेबल सेगमेंट। व्हाट डू मीन बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट? ये भी भूला ही हो गए। हाँ, रिपोर्टेबल सेगमेंट जिसका सेपरेट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, जो मटेरियल है। और मटेरियल सेगमेंट होने के लिए पहला टेस्ट प्राइमरी है, वो क्या है? 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑफ हायर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, 10% ऑफ एसेट्स। इनसे आपने बनाया, अगर ये सिलेक्टेड रिपोर्टेबल सेगमेंट एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स शो कर रहे हो तो मजीद एडिशन की जरूरत, अगर नहीं कर रहे तो फिर जो बाकी हैं तो एक्सपोर्ट सेल्स जो सबसे हाईएस्ट दे रहा है रिमेनिंग में से उसको लेंगे, मकसद पूरा हो गया, वेल एंड गुड। नहीं तो नेक्स्ट जो होगा उसको लेकर चलेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं कि समटाइम छोटे छोटे सेगमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, एग्रीगेट कर दिया जाता है, और फिर जब इनको एग्रीगेट कर दिया जाता है तो उस एग्रीगेटेड सेगमेंट को कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है। क्या? एग्रीगेटेड सेगमेंट को कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट है। दोस्ती किन लोगों की होती है? जिनकी करैक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हो। आमतौर पे करैक्टरिस्टिक्स मैच ना कर रही हो तो दोस्ती नहीं होती। तो यहां दोस्ती करवानी है, दुश्मनी करवानी है? दोस्ती करवानी है तो फीचर्स मैच करने चाहिए, डिसमैच करने चाहिए? मैच करने चाहिए। देखिए कितने फीचर्स हैं। नंबर 1, इस सेगमेंट के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम होनी चाहिए। आगे, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। जिस कस्टमर्स की क्लास को हिट कर रहे हैं वो क्लास दोनों सेगमेंट्स के लिए सेम होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मीन सर्विस देने का तरीका या सेल्स करने का तरीका सेम होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को क्या किया जा सकता है? एग्रीगेट। अगर नहीं पाई जाएंगी तो एग्रीगेट नहीं किया जा सकता। अब यहां पर स्टैंडर्ड ने नहीं कहा कि इसको आपने कितनी कंडीशंस के मैच होने पर एग्रीगेट करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या लिखा हुआ है? 2 or more segment can be aggregated as one segment if they are similar in, और सिमिलर वैसे ही बड़ी एक जनरल टर्म है। आइडेंटिकल मीन 100% सिमिलैरिटी, होमोजीनियस। और सिमिलर चीजों का मैच हो जाना, वो 90% भी मैच हो सकती हैं, वो 80% भी हो सकती हैं। इसलिए अक्सर स्टैंडर्ड में आइडेंटिकल शिप नहीं लिखी जाती। क्या लिखी जाती है? सिमिलैरिटी। जी मेरे दोस्तों, लास्ट में क्या था? डिस्क्लोजर वो तो बना दिया था आपको और लेक्चर भी दे दिया था। देखिएगा ये सर ने करवाया भी है या नहीं। ये टेस्ट करवाए थे? आते हैं करने? टेस्ट में कर लोगे जो असेसमेंट आ रही है इंशाल्लाह। एडिशनल रिपोर्टेबल सेगमेंट कब आए थे? उसने 10% का क्राइटेरिया मीट, हम अपनी मजबूरी के लिए उसके पास गए कि ओ भाई तुम्हारे ना होने से हम एक क्राइटेरिया स्टैंडर्ड का मीट नहीं कर रहे, इवन तुम 10% क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी चलो हमारे साथ चलो। और फिर किसको लेकर गए थे? जो एक्सटर्नल सेल्स सबसे ज्यादा दे रहा था। किन में से? रिपोर्टेबल में से या नॉन रिपोर्टेबल में से? और जैसे ही हम उसको लेकर गए वो नॉन रिपोर्टेबल से स्विच करके रिपोर्टेबल में आ गया। अब ध्यान से सुने। एडिशनल रिपोर्टेबल सेगमेंट, एनी सेगमेंट विच हैज नॉट मेट द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इज रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट मीट्स, सुनिएगा, यूजफुलनेस क्राइटेरिया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ना जरा मैनेजमेंट को आज़ाद रखता है, कहता है जो तेरा दिल चाह रहा है करता रहे। मैनेजमेंट ने कहा भाई इन्होंने मेरा क्राइटेरिया मीट नहीं किया,
लेकिन इस सेगमेंट को मैं समझता हूं कि अगर पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा तो ये क्या देगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। वो कहता है अच्छा फिर क्या करो, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेगमेंट सीम्स टू बी फॉर, अब आप इसको भी क्या करोगे, रिपोर्टेबल। इसलिए लास्ट जो हमने डिस्क्लोजर बनाया उसमें एक थे रिपोर्टेबल और एक थे अदर। वो अदर क्या थे सर, सारे नॉन रिपोर्टेबल को आपने जमा कर दिया था, उन्हें क्या नाम दे दिया था। तो इसका मतलब है कि हमारे इस डिस्क्लोजर में जी भाई इंसान बनो, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर अ मेजॉरिटी ऑफ एग्रीगेशन। अब यहां पर क्लियर हो गया, एग्रीगेशन के कितने क्राइटेरिया थे, 5। कितने थे, 5। कौन कौन से, बोलो 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 जल्दी बोलो, इतने में जा रहा हूं वापस जी। यहां पे था, इससे भी पीछे था जी। प्रोडक्ट सर्विसेज सिमिलर होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर, क्लास ऑफ कस्टमर सिमिलर, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिमिलर, रेगुलेटरी बॉडीज सिमिलर होनी चाहिए। इनमें से मेजॉरिटी यानी 5 में से 3 अगर हो गए तो फिर आप इसे क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। जी बेटा, नहीं ऐसा होता है, जैसे गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लें, इनकी बेकरी भी और इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब यहाँ ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, सेम, प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर की क्लास सेम है, फूड के लिए आते हैं, इनके प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, रेगुलेटरी बॉडी फूड अथॉरिटी है। तो अब ये क्या है, सिमिलैरिटी आ रही है इनके दोनों सेगमेंट्स में। अब इन दोनों को सेपरेट नहीं रखेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। राइस का ACC हो और ACC के शॉर्ट वर्जन जैसे PRC है ना, ऐसे कैट हुआ करता था। अगर मैं कैट कोर्स और ACC कोर्स को मर्ज कर दूंगा तो इसको मैंने क्या कर दिया, एग्रीगेट, क्योंकि दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, इस वजह से करते हैं बेटा। जी बच्चों 75% मैंने आपको बता दिया था। अगर आप किसी रिपोर्टेबल सेगमेंट को इन करना चाह रहे हैं और वो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो दूसरा चांस क्या है, आप उधर पीछे रह गए 75% के, वापिस आए, अब आप लूजर्स में से बेस्ट ढूंढ रहे हैं, लूजर्स में से, और जो बेस्ट ढूंढ रहे हैं वो किस कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं, एक्सटर्नल सेल्स में। तो ये 75% वाला भी मैंने आपको थ्रेशोल्ड सिखा दिया हुआ है कि अगर मीट ना करे तो लूजर्स में से जो बेस्ट है एक्सटर्नल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सर्च करना है। यहां स्टैंडर्ड ने एक पॉइंट बताया है कि हर वो सेगमेंट जो 10% या इससे बोले ज्यादा आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहा है वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। जरा सोच के बताएं, टोटल कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं, मैक्सिमम 10 बन सकते हैं, ज्यादा कैसे बन सकते हैं। आपने कहा 10% जो अचीव करेगा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा, तो 100 के कितने हिस्से हो सकते हैं। तो फिर दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट टोटल कितने हो सकते हैं, 10। कम हो सकते हैं जी, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड आपने रखा हुआ है वो 10% रखा हुआ है, और 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करें तो टोटल कितने आएंगे, 10 सेगमेंट्स आएंगे। आपका एक सेगमेंट कितने % अचीवमेंट करे तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा, 10। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप मैक्सिमम उसको कितने सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकेंगे, कैसे बताएं, 20 में कर दो, 20 में कर दिया। अब जब 20 में किया तो 20 सेगमेंट्स हैं, हर एक ने कितने % अचीव करना है, 10% ना, नहीं 100 करना है, और क्राइटेरिया क्या है 10%। तो अगर मैं 20 लूँ और हर एक ने 10% अचीव किया वो, तो 20 × 10 200, और मुझे कहाँ रुकना है, तो फिर 100 पे पहुँचने के लिए 10-10 वाले भी हों, मैं कह रहा हूँ ऊपर ना जाएं, 10-10 वाले भी हों तो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, फिर 100 पूरा होगा। तो 10 से नीचे रख सकते हैं, इससे ऊपर प्रैक्टिकली नहीं जा सकते क्योंकि क्राइटेरिया मीट। हाँ, वो जो एक्सेप्शनल केस है स्टैंडर्ड उसे डिफाइन नहीं कर रहा,
कि आप लूजर्स में से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, लूजर्स में से भी जब आप लेकर आ रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया 75% का नहीं है, पहला क्राइटेरिया 10% का है, और उसके हिसाब से कितने सेगमेंट्स बनते हैं? मैक्सिमम 10 बनते हैं। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल लिमिट। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल लिमिट। जी नहीं, ये इन्होंने कहा था ना कि 20 भी हो सकते हैं। जी नहीं, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो दूसरी तरफ सेल्स कहां पहुंच जाएंगी? जो 10% का क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो सेल्स भी तो अचीव कर रहा होगा ना। तो हमने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? 10%। अब 10% अगर क्राइटेरिया रखा है तो 100 मैक्सिमम है, तो 100 में कितने 10% आते हैं? इस एंगल से ये बता रहा होता है कि 100 में कितने 10 आते हैं? 10 आते हैं। तो वो कह रहा है कि 10 जहन में रखो, और अगर इससे ज्यादा हो रहे होंगे जो आपने बोला तो फिर मैं क्या करूंगा? एग्रीगेट कर दूंगा। सर ये कॉन्टिन्यूस सिग्निफिकेंस बता दें, ये इसमें क्या था? आने लगा, ये स्किप हो गया था। सुने भाई, एक सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल सेगमेंट था, इस साल अनफॉर्चुनेटली उसने क्राइटेरिया मीट नहीं किया। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार्ट फेवरेट था, हार्ट फेवरेट था, उसके बाद क्या हो गया? इस वर्ल्ड कप में बस हो गई उसकी। अब वो कहते हैं कि यार ये बड़ी टॉप क्लास T20 की टीम है, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, इनको भी बुला लो। अब वो क्या कहेंगे? भाई इन्होंने तो अगले ग्रुप का क्राइटेरिया मीट नहीं किया। आप क्या कहोगे कि यार ये माजी में क्या थे? सिग्निफिकेंट थे। अब वो क्या कहता है? इफ सेगमेंट वाज ऑफ इंपॉर्टेंस इन इमीडिएटली preceding period, then it shall continue to be reportable even if no longer meets। तो सम टाइम आप इसलिए रिपोर्टेबल कर देते हैं क्योंकि माजी में ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया रहा, ये आपका कैश काउ रहा। अब अनफॉर्चुनेटली उसने थ्रेशोल्ड मीट नहीं किया, तो थ्रेशोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से इसे भी आप क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इस स्टैंडर्ड ने मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। मैनेजमेंट जिसको समझे कि यार इसकी वजह से इंफॉर्मेशन अच्छी डिलीवर होगी, ये देखो ये क्या क्यों डिस्क्लोज कर रहा है? वो कह रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को जाएगी तो डिसीजन लेना आसान होगा। अब इसमें जो मर्जी आप डाल दें, और उसका एक वर्जन ये उसने बता दिया कि जी हाँ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है कि इस दफा अगर ये नहीं भी थ्रेशोल्ड मीट कर रहा तो आप मेन डिस्क्लोजर में इसका नाम भी। सर लेकिन इसका इफेक्ट तो बैठ जाएगा ना? हाँ नहीं, बैठ नहीं जाएगा। स्टैंडर्ड की अपनी मर्जी होती है। एक तो ये कि क्यों दिया, इस पे हमारी डिबेट नहीं है। हम ये कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कह रहा है अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि ये इस दफ़ा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, लेकिन इसका डिस्क्लोज करना डिसीजन मेकर के लिए फ्रूटफुल है, तो आप इसको क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है, और हर स्टैंडर्ड की एक्सेप्शन मौजूद होती है। डिपेंड करता है, सम टाइम स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और सम टाइम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हम इस पे ये लिखेंगे कि इसकी पास की जो सिग्निफिकेंस है उसने मैनेजमेंट को फोर्स किया है कि इसको भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया जाए। तो रीजन में क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आ रही होती है। जी मेरे बच्चों, ये सारे थ्योरी की वजह से मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि इसमें एमसीक्यूज ने आना है। जनरल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में क्या होनी चाहिए? फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट। किन फैक्टर्स की बेस पर हमने रिपोर्टेबल किया सेगमेंट को? जजमेंट्स मेड इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया, क्योंकि इसका मतलब एग्रीगेट करते हुए आप क्या अप्लाई कर रहे होंगे? जजमेंट। और हम एक्सपर्ट हैं नंबर से, क्या ये जजमेंट हम कर सकेंगे? नहीं, ये हम नहीं कर सकेंगे। कौन करेगा? CODM। CODM कौन है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसके पास ये कॉन्सेप्ट मौजूद है हाउ टू कैटेगराइज द सेगमेंट्स। और वो कौन होगा? जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और वो सेगमेंट्स को इन डेप्थ देख रहा होगा। फिर
टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड, ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आप प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं तो लाइफ आपकी आसान है, क्योंकि आप क्या डिस्क्लोज करके चल रहे हैं, प्रोडक्ट। और अगर आप एरिया वाइज चल रहे हैं तो मेन पे तो आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट नजर आ रहे हैं, फिर नीचे सब नोट में क्या देंगे कि मैं इन प्रोडक्ट्स में डील करता हूं। तो प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं, लाइफ इजी है, ज्योग्राफिकली चल रहे हैं तो लाइफ थोड़ी आपकी डिफिकल्ट है। आगे सुनिएगा, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, रिपोर्टेड सेगमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बताना है और रिपोर्टेड सेगमेंट के एसेट एंड डिस्क्लोजर। जरा ओपन करना है, जो डिस्क्लोजर बनाया था, जो यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल किया था, वो सामने रखें। सुने भाई, जाके देखें हमने जो डिस्क्लोजर बनाया वो प्रोडक्ट वाइज था या एरिया वाइज? प्रोडक्ट वाइज। कौन कौन से प्रोडक्ट थे? केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपका नरेशन है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, और ये भी आपकी नरेशन है, ये भी कोई कैलकुलेशन। और डिस्क्लोजर के टॉप पे जो कॉलम नजर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के नजर आ रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, सेगमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बताना, देखें बताया हुआ है। सेगमेंट के एसेट्स बताना बताए हुए हैं, सेगमेंट की लायबिलिटीज बताना बताई हुई है। ओके, आगे सुने, रिकंसिलिएशन बनाई थी, ओपन करें रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन ओपन करें। रिकंसिलिएशन ओपन कर दें। शेरोज को देखो जी भाई, रिकंसिलिएशन में क्या क्या लिखा था बच्चों बताओ? रेवेन्यूज लिखे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखे थे, सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट की लायबिलिटीज, अदर मटेरियल सेगमेंट आइटम मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, इंटरेस्ट इनकर भी आ सकता है, इंटरेस्ट अर्न्ड भी आ सकता है, इम्पेयरमेंट भी आ सकती है, रीवैल्यूएशन भी आ सकती है। ये सारी बातें वहाँ पर डिस्क्लोज हो सकती हैं और वो किस में शामिल हो जाएंगी? अदर मटेरियल सेगमेंट। जो जो गिवन होगा वो लिखते जाएंगे। आगे चलें, जी भाई, रिकंसाइलिंग आइटम या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होंगी या फिर प्रायर पीरियड अमाउंट्स हो सकती हैं। प्रायर पीरियड अमाउंट का क्या मतलब है जी? जिनका ताल्लुक पिछले साल का होगा। अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन? कंपैरेटिव। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कुछ मैंने भेजे थे, कुछ नहीं भेजे थे नोट में। मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। जाएं वीडियो के लास्ट में 5 मिनट आपके लिए एडिशनल थे, लेक्चर सुना होगा तो क्या लिखा हुआ है उसमें जी? जाके देखें, सब देखें। ज्योग्राफिकल सेल्स, लोकल सेल्स, फॉरेन सेल्स, लोकल सेल्स, फॉरेन सेल्स। क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स भी है, और फिर एक्सटर्नल सेल्स में ब्रेक किया था लोकल और एक्सपोर्ट को। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल ऑपरेटिंग सेगमेंट, इंटरेस्ट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई थी। इनमें से कुछ आइटम आपको अभी नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किए हुए, जैसे टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है, ये चीजें भी हमने कवर नहीं की। यहां जरा ध्यान से देख लीजिए सर ये सारी बातें सब नोट्स के लिए जी, सब नोट्स के लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने आपको कंसोलिडेशन करवा दी? जब करवाऊंगा तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये सिखाऊंगा कंसोलिडेशन में। इसके बाद क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ये FR2 में भी नहीं है, CFAB में जाके करेंगे ज्वाइंट वेंचर्स क्या होते हैं। ज्वाइंट वेंचर वैसे ये समझ लें, किसी एक्टिविटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए जब ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज करके मूव करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर। जैसे अक्सर मैच की सीरीज में लिखा होता है, इट्स अ ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्शन ऑफ ARY एंड टेनिस स्पोर्ट्स। अब इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए इन दोनों के पास
ज्वाइंट राइट्स हैं स्पॉन्सरशिप के, इसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। द अमाउंट्स ऑफ एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिखा दिया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेफर्ड टैक्स अभी नहीं सिखाया। नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स एंड राइट अराइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट CFAP में सीखोगे। क्या कहते हैं? द अमाउंट्स ऑफ एडिशन टू नॉन करंट एसेट, यानी इस साल आपने किस सेगमेंट में कितने नॉन करंट्स का एडिशन किया, लेकिन क्या नहीं बताना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एडिशन नहीं बताना। किसका नहीं बताना? डेफर्ड टैक्स का। किसका नहीं बताना? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जो एडिशन हो रहा है ये आपने नहीं बताना। इसमें से मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया हुआ है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी और डेट इन्वेस्टमेंट भी। डेफर्ड टैक्स आपका इंशाल्लाह इस मंथ में आ जाएगा, और जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इंशाल्लाह आप CFAP में सीखेंगे। अब थोड़ी सी मंजिल दूर है, मेहनत करो ताकि टाइमली क्वालिफाई करो। व्हाट डू मीन बाय एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर? एक होता है नैरो डिस्क्लोजर और एक होता है वाइड डिस्क्लोजर। वाइड डिस्क्लोजर में आप बहुत ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर ईच एक्सटर्नल कस्टमर्स, इसके बाद एक्सटर्नल कस्टमर्स ऑफ एंटिटीज कंट्री, जो कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में भी जो सेल करेगा वो क्या होगा? कंट्री से एक्सटर्नल यानी एक्सपोर्ट सेल्स, यानी एक्सपोर्ट सेल्स। फिर एक्सटेंड ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। राइस का कोई मेजर कस्टमर है? नहीं, क्योंकि राइस के सारे कस्टमर एक ही लेवल पर फी पे तकरीबन कर रहे होते हैं। 2 पेपर रख लिए, 3 पेपर रख लिए। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं तो उनके कुछ मेजर कस्टमर्स होते हैं, और मेजर कस्टमर क्या होंगे? जो हमें सेल्स का 10% से ज्यादा दे रहे होंगे, जो हमारी सेल्स का 10% हमें अकोमोडेट कर रहे होंगे, वो हमारे कौन से कस्टमर होंगे? मेजर। अभी मैंने लिखा हुआ है स्लाइड्स पे। नॉन करंट एसेट्स ऑफ एंटिटीज कंट्री, इसे कहते हैं कंट्री ऑफ डोमिसाइल। जैसे हम कहते हैं मेरा पंजाब का डोमिसाइल है, ये कहते हैं मैं बलूचिस्तान के डोमिसाइल पे हूं। ऐसे ही जो कंपनीज पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं, उनका कंट्री ऑफ डोमिसाइल क्या होगा? पाकिस्तान। अदर देन पाकिस्तान वो फॉरेन कंट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फॉरेन कंट्री। अब जैसे ये बांग्लादेश से आया तो इसका कंट्री ऑफ डोमिसाइल युगांडा है। यहां आया तो ये पाकिस्तान इसके लिए फॉरेन कंट्री है। पाकिस्तान के सारे अंदरूनी शहर को देख के कह रहे वाओ वाओ ब्यूटीफुल यार, ये हमारे युगांडा में तो नहीं होता, इससे अच्छा ही होता है। चलो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे बस। जी आ रहा हूँ उधर, अभी आ रहा हूँ। ये सारा चलते हुए मेजर कस्टमर पे रुकूंगा 2 मिनट। जी जी, ये मेजर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं? मेजर कस्टमर और हो सकते हैं, आप किसी के साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, सप्लायर के साथ भी कर सकते हैं, सप्लाई चेन में कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं। ईच एक्सटर्नल कस्टमर रेवेन्यू फ्रॉम ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये कब बनाएंगे? अगर हमारा नोट प्रोडक्ट वाइज नहीं है, और अगर प्रोडक्ट वाइज है तो दोबारा से सब नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब नोट में जब आएगा जब हम क्या कर रहे होंगे? ज्योग्राफिकली सेगमेंट को डिवाइड कर रहे होंगे। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैंने पूरी स्लाइड में बना दिया ताकि कोई MCQ आउट ना हो। कस्टमर्स को एक्सटर्नल सेल्स की क्या लिखूंगा? ऑल फॉरेन कंट्रीज, इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री, ऑल फॉरेन कंट्री का टोटल लिखूंगा। और किसी इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री को कब नॉमिनेट करूंगा? रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल इफ, जाए मेरे क्वेश्चन में जो मैंने आखिरी पॉइंट ऐड किया था, अमेरिका में शायद मैं सेल्स कर रहा था, देखें देखें देखें, आपने लेक्चर ही नहीं लिया जो यूट्यूब पे हमने डाला था, तो उसके लास्ट में मैंने ऐड किया था, वो क्या पॉइंट है देखें। अहमद ग्रुप में शेयर कर दो जरा जल्दी से। क्वेश्चन पहले पढ़ें बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। अबू बकर मोटू, किसी ने नहीं क्वेश्चन देखा? अहमद जल्दी से शेयर करो। जी बेटा पढ़ें।
बस 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 ठीक। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी कर रहा है वो? 1500 मिलियन। मेरी टोटल सेल्स थी 2694 मिलियन एक्सटर्नल वाली, उसमें से 1500 मिलियन मैंने एक्सपोर्ट की और बाकी मेरी लोकल। इसलिए जब मैंने नोट बनाया था तो मैंने दो लिखी थी, एक्सपोर्ट सेल्स और लोकल सेल्स। एट्रीब्यूटेबल टू ऑल कंट्रीज, सारी एक्सपोर्ट सेल्स फ्रॉम विच एंटिटी डिराइव्स रेवेन्यू। एक्सपोर्ट सेल्स में सारे कंट्रीज आ जाती हैं। अच्छा, किसी स्पेसिफिक कंट्री को कब मेंशन करूंगा? जब उससे आने वाला रेवेन्यू क्या होगा? मटेरियल होगा। अब क्या यूएसए को पॉइंट आउट करना जरूरी था? कैसे? कैलकुलेटर पकड़ो, 1500 डिवाइडेड बाय 2694 करो। 1500 डिवाइडेड बाय 2694 जो मेरी सेल्स थी, कितने परसेंट बना? अब यूएसए से मुझे मटेरियल रेवेन्यू मिल रहा है या इमटेरियल? तो मैं एक्सपोर्ट सेल्स में लिखूंगा 1500, और अगर इसमें से यूएसए को सेल्स जो है वो मटेरियल अमाउंट की है तो फिर इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री भी लिखूंगा कि एक्सपोर्ट सेल्स का इतने परसेंट या टोटल सेल्स का इतने परसेंट मुझे यूएसए से मिल रहा है। यहां कस्टमर का नाम नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है? इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री, रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल इफ मटेरियल। क्यों कस्टमर का नाम नहीं लिखते? सोच रहा था मैं, फिर मेरे जहन में आया कस्टमर का नाम इसलिए नहीं लिखते कि उसकी अपनी टैक्स की पॉलिसी होगी और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने का अपनी कंट्री के हिसाब से रूल्स होंगे, और हमारा इस तरह का पार्टी वाइज डिस्क्लोजर जो है वो उसके लिए क्या क्रिएट कर सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आमतौर पे नाम मेंशन नहीं करवाया जाता। आगे चलें। एक्सटेंड ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, डिटेल्स ऑफ एनी कस्टमर्स रेवेन्यू इफ ग्रेटर देन 10% ऑफ एंटिटीज। जाएं, उसी नोट में मैंने लिखवाया था। मेरे 3 मेजर कस्टमर थे। एक पे मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। एक को मैं 400 मिलियन की सेल कर रहा था, एक को, और एक को। अब जो 200 है इसको डिवाइड करें 2694 से, कितने परसेंट बना? 2694 से डिवाइड करें, इसका मतलब ये मेजर। इसलिए मैंने अपने नोट में 2 मेजर कस्टमर्स लिखे थे। एक को मैं कितना दे रहा था? 400, और दूसरे को 300। तो एमसीक्यू में आ सकता है। तो पहले परसेंटेज लगाना, परसेंटेज अगर 10% या इससे ज्यादा हो तो वो मेरा मेजर कस्टमर होगा। और यहां पर भी मेजर कस्टमर के नाम नहीं लिखने, सिर्फ ये लिखना है कि वही है, बोले 2 मेजर कस्टमर्स गिविंग अस सेल्स ऑफ 400 मिलियन एंड 300 मिलियन। नॉन करंट एसेट्स में आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आपके कितने नॉन करंट एसेट्स हैं और पाकिस्तान से बाहर कितने हैं। जी, ऑल फॉरेन कंट्रीज में कितने एसेट्स हैं, इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री में कितने एसेट्स हैं, एंटिटी फॉरेन कंट्री में कितने एसेट्स होल्ड कर रही है, और एंटिटी इंडिविजुअल में। सुने, ये गौर से पॉइंट सुनना, ये क्या है? ऑल फॉरेन कंट्रीज। ये क्या है? ऑल फॉरेन कंट्रीज। ये क्या है? इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री। ये क्या है? इंडिविजुअल। यहां क्या बताना है कि हमारे कंपनी में जो एसेट्स हैं उनमें से कितने पाकिस्तान में और कितने फॉरेन में है, और फॉरेन में से किस कंट्री को मेंशन करना पड़ेगा जहां हमारे मटेरियल एसेट्स पड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं किया कि इस मटेरियलिटी को मैं क्या रहूं। तो मैं ये समझता हूं अगर क्वेश्चन आ जाए तो स्टैंडर्ड 10% को हर जगह यूज कर रहा है, तो यहां पर भी आप कौन सी फिगर को यूज कर लीजिएगा? 10% को। इसका कोई खास रोल नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। रिपोर्टेड आइटम्स ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इफ एक्सप्लेन्ड इन रिकॉन्सिलिएशन, ट्रीटमेंट एज प्रीवियस इन रिकॉन्सिलिएशन। जैसे प्रीवियस साल की रिकॉन्सिलिएशन में आपने किया था, इस साल भी उसको वैसे ही शो करेंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। इफ नॉट एक्सप्लेन्ड इन रिकॉन्सिलिएशन, आपने कहा रिकॉन्सिलिएशन में भी नहीं होगा, उसने कहा हाँ क्या,
द नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बेस्ड ऑन, याद करें रिकंसिलिएशन बनाई थी तो मैंने कहा था सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट प्लस नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट, इनका टोटल होना चाहिए इक्वल किसके? ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला था? ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं डिफरेंस किस वजह से आ सकता है, सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क आ सकता है, एसेट में फर्क आ सकता है, लायबिलिटीज में फर्क आ सकता है। पूछा क्यों? कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आपने सेंट्रली कॉस्ट इनकर की हो, जैसे एडवर्टीजमेंट है, आमतौर पे ये सेगमेंट वाइज नहीं होती। फाइनेंसिंग कॉस्ट है, आमतौर पे ये सेगमेंट वाइज नहीं होती, तो ये किस बेस पर इनकर हुई? ये तो सेंट्रली इनकर हुई। अब क्या करना पड़ेगा? कोई आर्बिट्रेरी बेसिस यूज करनी पड़ेगी इसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन सेगमेंट से नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ये क्या होगी? ये तो हेड ऑफिस लेवल पे होगी और फिर हर सेगमेंट को इसका शेयर मिल रहा होगा। जब आप सेगमेंट की इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां ये फिगर नजर नहीं आ रही होगी, सेगमेंट में नहीं होगी, तो फिर बाद में किसी बेसिस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा। ऐसे ही एक एसेट है, मसलन हाँ डिलीवरी व्हीकल समझ लें। अब डिलीवरी व्हीकल हेड ऑफिस के लिए भी यूज हो रहा है, उसके लिए तो कम यूज होगा, सेगमेंट्स के लिए ज्यादा यूज होगा, लेकिन ये है सेंट्रली हैंडल्ड। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन है सेगमेंट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या यूज कर रहे होंगे? कोई ना कोई बेसिस यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही बिजनेस ने एज अ होल बोरिंग की और उस बोरिंग को ले जाओ FR1 में ले गए, एक थी स्पेसिफिक बोरिंग और एक थी। अब किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट ने क्वालिफाइंग एसेट बनाया, आपने जनरल बोरिंग के पूल में से क्या निकाला? फाइनेंस निकाला, पैसा निकाला और इस ऑपरेटिंग सेगमेंट में इस्तेमाल कर लिया। अब बोरिंग कौन सी है? जनरल। और क्वालिफाइंग एसेट किसका है? सेगमेंट सी का। अब सेगमेंट सी के क्वालिफाइंग एसेट पर इसकी क्या लगानी है भाई? क्या लगानी है? फाइनेंसिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि इस जनरल बोरिंग में से इस सेगमेंट ने कितना लोन कितने पीरियड के लिए इस्तेमाल किया और उस पीरियड के लिए हमारा कैपिटलाइजेशन रेट क्या था। कैपिटलाइजेशन रेट भी आपको कैलकुलेट करना आता है और जनरल बोरिंग से किसी सेगमेंट को क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो कॉस्ट है वो क्वालिफाई करवा के कैपिटलाइज करनी भी आती है। ये तो चली गई कैपिटलाइजेशन में। जो बाकी बची उसने पीएनएल में जाना है और उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं सारे सेगमेंट्स। अब उन सेगमेंट्स को इसका क्या देना पड़ेगा? शेयर देना पड़ेगा। और शेयर देने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कोई बेसिस यूज करनी पड़ेंगी। उस बेसिस पे उसने बात नहीं की, उसने सिर्फ ये बताया कि भाई ये चीजें जो सेंट्रली कंट्रोल हो रही हैं इनकी वजह से सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिकंसिलिएशन में क्या आ सकते हैं? डिफरेंस आ सकते हैं। उन डिफरेंसेस को हम किसी बेसिस पर डिवाइड करेंगे और उस बेसिस को हमें सब नोट में शो करना पड़ेगा। एमसीक्यूज ओपन करें, देखते हैं सर ने जो पढ़ाया एमसीक्यूज सॉल्व भी होते हैं या नहीं। ओपन करें जल्दी से एमसीक्यूज। जल्दी बच्चों जल्दी, टाइम कम है। जी भाई तो यार तुझे पता होना चाहिए ना, मैं तो इस पे एड्रेस नहीं लिया था यार। अल्लाह। बच्चों एमसीक्यूज ट्राई कीजिएगा, कल जो भी क्वेश्चन होगा रेस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।